की पत्नी सुनीता केजरीवाल से लेकर सोनिया गांधी तक तमाम बड़े नेता आए। अखिलेश यादव आए, तेजस्वी यादव आए, शरद पवार भी यहां पहुंचे, उद्धव ठाकरे आए, जम्मू कश्मीर से फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी आई। लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में से एक ममता बनर्जी दिल्ली नहीं आई, वो बंगाल में ही कैंपेन करती रही। तो वहीं जब पूरा विपक्ष दिल्ली में था, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के बहाने सरकार के खिलाफ एक आवाज में मोर्चा खोला हुआ था विपक्ष ने। और तब ममता बनर्जी बंगाल में यह बता रही थी कि कांग्रेस और लेफ्ट को वोट देने का मतलब है बीजेपी की मदद करना। और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की ऐतिहासिक जमीन से चुनाव प्रचार की फिर एक बार शुरुआत करते दिखाई दिए। विपक्ष पर खूब बरसे प्रधानमंत्री, लेकिन खबर तो ममता बनर्जी का एक बयान बन गया जिससे बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस परेशान है। दिखाने के लिए तो कागज पर इंडिया गठबंधन के साथ और चुनाव प्रचार में टारगेट पर बीजेपी, लेकिन तेवर गठबंधन के खिलाफ उतने ही पैने हैं जितने बीजेपी के खिलाफ हैं। ममता बनर्जी का एजेंडा सेट है, वो है पश्चिम बंगाल में अपने सबसे बड़े दुश्मन बीजेपी को किसी भी तरह रोकना, टीएमसी का किला बचाना। वो एक मंझे हुए पॉलिटिकल लीडर की तरह बीजेपी को अपनी पिच पर घेर रही हैं। और इसके लिए उन्होंने सीएए के मुद्दे को प्रचार में सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। महुआ मोइत्रा के लिए रैली करने पहुंची ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल में नागरिकता संशोधन कानून लागू नहीं होने देंगे। আপনি এনআরসিতে পড়ে যাবেন। জিজ্ঞেস করুন না বিজেপির যারা নেতা তারা কেন ক্যাটে আপিল করছে না। বিজেপির যারা লোকসভা ভোটে দাঁড়িয়েছে বলুন সবাইকে ক্যাটে আপিল করতে, যেই করবে বিদেশি হয়ে যাবে, দাঁড়ানো হবে না। उत्तर प्रदेश की 80 और महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के बाद पश्चिम बंगाल तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, जहां 42 सीटों का मुकाबला है। और यहां इंडिया गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, और ये सभी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये पोस्टर बताता है कि बंगाल की लड़ाई कितनी दिलचस्प होने जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़ा उबाल सिर्फ दो दलों में देखा जा रहा है। इस वक्त सबसे बड़ी फाइट बीजेपी और टीएमसी में नजर आ रही है। दोनों के बीच जो बड़े मुद्दे हैं वो सीएए है, संदेश खाली है, भ्रष्टाचार, टीएमसी नेताओं के खिलाफ जांच, बांग्लादेश से घुसपैठ का मुद्दा भी है। लोकसभा में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद तीसरी सबसे बड़ी नुमाइंदगी बंगाल की है। यही वजह है कि बंगाल पर बीजेपी का बड़ा फोकस है। 2024 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का 3 बार दौरा कर चुके हैं और चौथी बार वो कोच बिहार जा रहे हैं, जहां 4 अप्रैल को वो रैली करेंगे। इससे पहले वो संदेश खाली का जिक्र करके ममता बनर्जी की सरकार पर कई सवाल उठा चुके हैं। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है।
इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी इस वक्त पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ सबसे आक्रामक नजर आ रही है। माहौल ऐसा है कि किसी भी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार कोई भी हो, ये चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम ममता बनर्जी नजर आ रहा है। न्यूज 18 की राइजिंग भारत समिट में अमित शाह दावा कर चुके हैं कि बंगाल में बीजेपी इस बार 25 सीट जीतेगी। मैं बॉटम का आंकड़ा भी कह देता हूं जी, क्योंकि चुनाव काफी बाकी है, वहां 7 चरण में चुनाव होना है। बॉटम का आंकड़ा हमारा 25 है। 25 से ज्यादा सीट हम निश्चित रूप से बंगाल में जीतेंगे। इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पश्चिम बंगाल में इस बार भी बड़ा मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच नजर आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 22 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी ने गजब का प्रदर्शन करके 18 लोकसभा सीटें जीत ली थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट मिली थी। पिछली बार 18 सीट जीतने वाली बीजेपी ने इस बार 25 सीट पर जीत का दावा किया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुत ज्यादा आक्रामक राजनीति कर रही है और टीएमसी को भी मालूम है कि उसे सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी से ही मिल रही है। एनडीए या कहें कि बीजेपी ने 400 से ज्यादा सीट जीतने का दावा किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी 200 सीट भी नहीं जीत पाएगी। ममता बनर्जी का गढ़ बंगाल है। वो बंगाल में ही बीजेपी को रोक सकती हैं। बाकी भारत में वो कहने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हैं। दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन की रैली में वो नहीं गए, जबकि वहां अखिलेश यादव से लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे से लेकर तेजस्वी यादव और फारूक अब्दुल्ला तक मौजूद थे। सोनिया गांधी मौजूद थी, राहुल गांधी थे, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आई। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लीडर्स के साथ मंच साझा नहीं करना चाहती? सवाल है ममता बनर्जी कांग्रेस को क्या मैसेज देना चाहती हैं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी से दूरी बनाकर ममता बनर्जी क्या अकेले दम पर बंगाल जीत जाएंगी? ममता बनर्जी खुद तो दिल्ली नहीं आई, लेकिन पार्टी के कुछ नेताओं को रामलीला मैदान जरूर भेजा। यानी वो गठबंधन ना करके भी गठबंधन में बने रहना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं कि उनकी पार्टी टीएमसी बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं है। Let me first state the All India Trinamool Congress is very much was, is and will be part of the India Alliance. अब इंडिया गठबंधन और टीएमसी के रिश्तों का अजीबोगरीब मकड़जाल समझिए। दिल्ली में टीएमसी नेताओं ने कहा कि ममता बनर्जी पूरी तरह इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस और लेफ्ट को वोट करने का मतलब है बीजेपी को वोट करना। यानी टीएमसी बीजेपी के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ है, लेफ्ट के खिलाफ है। यानी बंगाल से बाहर उसके नेता कांग्रेस के भी साथ हैं, लेफ्ट के भी साथ हैं, सब एक मंच साझा कर रहे हैं। हालांकि ममता बनर्जी गायब हैं। अब 4 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच बिहार में रैली करने जा रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद यह उनका पहला बंगाल दौरा है। यहाँ पर जो मूल युद्ध है वो 1757 में कौन किससे लड़ा था वो मूल इशू नहीं है। जो मूल इशू है वो लोगों को राशन दे रहा है ममता बनर्जी, लोगों का हेल्थ कार्ड करा रही है ममता बनर्जी, लक्की भंडार दे रही है ममता बनर्जी, जो भी काम कर रहा है वो दे रही है ममता बनर्जी। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट को सामने रख के हम ये मूल इशू है। कोच बिहार हाल ही में तब खबरों में आया था जब बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा हुई थी। इसमें एक केंद्रीय मंत्री और टीएमसी विधायक भी आमने सामने आ गए थे। पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत तनाव देता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि 42 सीट वाले पश्चिम बंगाल में 7 चरणों में मतदान कराया जा रहा है। इससे पहले 2021 में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव 8 फेज में कराए गए थे। तब केंद्रीय बलों की 1000 कंपनी तैनात की गई थी। फिर भी चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इन 12 लोगों में बीजेपी, टीएमसी और लेफ्ट तीनों दल के कार्यकर्ता शामिल थे। यानी पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा ये रिश्ता दशकों पुराना है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि औसतन पश्चिम बंगाल में हर साल 20 राजनीतिक हत्याएं हुई हैं और ऐसा 1999 से 2016 तक होता आया है।
पश्चिम बंगाल पर गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा की 693 घटनाएं हुई, 11 लोगों की हत्या हुई। 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान 23 लोगों की मौत हुई। 2021 में पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा की 1017 घटनाएं हुई, 60 लोगों की हत्याएं हुई। 2023 में कोच बिहार और मिदनापुर में बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई थी, जबकि टीएमसी के एक कार्यकर्ता का मर्डर हुआ था। 2024 में ही बारासात और मुर्शिदाबाद में टीएमसी के 2 स्थानीय नेताओं की हत्या हुई है। 2019 के बाद सिर्फ टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुए खूनी संघर्ष में 47 लोगों की मौत हुई है। इनमें 38 तो पश्चिम बंगाल में हुई है। इसलिए कोच बिहार पर अभी से सबकी नजरें हैं। पश्चिम बंगाल में पहले 2 चरण के चुनाव बहुत खास हैं। कोच बिहार की सीट, जो शुरुआत में ही चुनावी हिंसा का चश्मदीद बन चुकी है, वो भी इसमें शामिल है। पहले 2 चरण में पश्चिम बंगाल की जो सीट मुकाबले में होगी, उनमें 19 अप्रैल को अलीपुरद्वार, कोच बिहार, जलपाईगुड़ी में वोट डाले जाएंगे। दूसरे फेज में 26 अप्रैल को दार्जिलिंग, रायगढ़ और बालूरघाट में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक पश्चिम बंगाल में वोटिंग होती रहेगी, इसलिए पश्चिम बंगाल लगातार खबरों में बना रहेगा। बंगाल के चुनाव में इस बार सीएए बड़ा मुद्दा बन चुका है और इस बार ममता बनर्जी भी अपनी हर सभा में सीएए पर आक्रामक नजर आ रही हैं। एक बात साफ है कि 4 जून को जो भी नतीजे आएंगे, उसमें पश्चिम बंगाल के मतदान का बहुत अहम रोल होगा। 42 सीट वाला पश्चिम बंगाल वो सूबा है जहां बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में बहुत चौंकाया है। लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक बीजेपी की सेंध टीएमसी के किले में लग चुकी है। लिहाजा 2024 के चुनाव में भी वो टीएमसी से दोगुनी ताकत से लड़ने की कोशिश कर रही है। इधर राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 27 पार्टियों के नेताओं ने मंच साझा किया। सुबह से लेकर शाम तक रामलीला मैदान में तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा गूंजता रहा। लेकिन रैली में इस नारे के बीच जो दिखा वो चौंकाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने निकले विपक्ष के नेता